कैसे समझना है, ठीक है। जैसे हम रीड करते आ रहे हैं ऊपर से, यहाँ से, ठीक है, ये सब हमने रीड किया। अब ये चीज़ को कैसे रीड करना है, क्या समझना है, इसमें सबसे पहले क्या देखना है, डिड। यही हमारे माइंड में आता है जब भी हम बात करते हैं ग्रामर की, है ना। बट हमें ग्रामर पे उतना ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस है कि जो कंटेंट यहाँ पे है, जिससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसको समझना है, ठीक है। अब ये डिड है, एक चीज़ आप नोट कर लो कि ये हमेशा कब यूज़ होगा, भूतकाल। जो भी चीज़ें पीछे हो चुकी हैं उनको बताने के लिए ही डिड यूज़ होता है। ये मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप अपने आप से भी आगे रीड करते जाते हो ना, तो आपको जब भी ये मिलेगा तो ये आपको तुरंत याद दिलाएगा कि हाँ, कुछ पीछे की बात बताई जा रही है जो हो चुकी है, ठीक है। बस सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। और ये पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं, जितना मैंने बताया सिर्फ आप उतना माइंड में रखो। जितनी क्लैरिटी आप अपने माइंड में रखोगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ोगे। और मैं स्टार्टिंग में ही आपको मोटिवेट इसलिए करता हूँ सही चीज़ बता करके कि जो रियलिटी के साथ आपकी लाइफ में अस्तित्व में रहती है। जैसे कि एक वर्ड होता है क्लैरिटी, ठीक है, एक वर्ड होता है कन्फ्यूजन। इन दोनों का मतलब आपको पता ही है। इसका मतलब होता है स्पष्टता और इसका मतलब होता है कि दुविधा में हो आप। अगर आप कन्फ्यूजन में रहोगे तो क्या होगा आपकी लाइफ में? आपकी लाइफ में ये होगा कि आपकी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है, देखो आप सिर्फ रोज़ का सोचो अपनी ज़िंदगी के बारे में, रोज़ डेली प्लान करो और उसी प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। एग्जीक्यूट करना मतलब क्या है? जो प्लान सेटअप किया है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो आप। बस वही आपका रोज का अप्रोच होना चाहिए। इस तरीके से अगर आपने अपनी ज़िंदगी को जीने का एक तरीका बना लिया तो आपको हर ज़िंदगी के फील्ड में आपको ज़िंदगी जीने में आसानी होगी। सिर्फ स्टडी से रिलेटेड नहीं है, हर एक चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए कन्फ्यूजन अगर आपको आपके माइंड में रहेगा, सपोज करिए आप सुबह उठे 4 o'clock पे आप उठ गए, बहुत अच्छे से नहा धो लिया आपने, खाना पीना खा लिया, बहुत अच्छा नाश्ता कर लिया, योगा सब कुछ कर लिया, प्राणायाम कर लिया, सारे जो सात्विक लक्षण होते हैं, जो बहुत अच्छी आदतें बताई जाती हैं, वो आपने सारी कंप्लीट कर दी अपनी लाइफ में, ठीक है। उसके बाद जब ये सब कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद आपको जो काम करना है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी, आपका फ्यूचर डिसाइड होगा, ठीक है, वो काम करने से जस्ट पहले आपको ये पता ही नहीं है कि आपको ये करना चाहिए या आपको ये करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति जो होती है उसको बोलते हैं कन्फ्यूजन की। तो उसमें क्या होगा कि जितनी एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर है वो सारी की सारी धीरे धीरे डिप्लीट हो जाएगी, मतलब ख़त्म होने लगेगी। जैसे शाम आती है ना, तो सुबह उठते ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं हम, फिर शाम आते आते हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाती है, फिर हम कल करेंगे ना। इसलिए कन्फ्यूजन आप अपनी लाइफ में मत रखो। कन्फ्यूजन रखोगे सारी एनर्जी आपकी अलग अलग चीज़ों को सोचने में निकल जाएगी और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एकदम एक लाइन में स्टेटमेंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो मोटिवेशन इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि ये झूठ है, कोई कहानी बता दी किसी की, क्या बता दिया। आप अपनी ज़िंदगी पर इस चीज़ को अप्लाई करिए, ठीक है। दूसरा क्या है, क्लैरिटी। जब स्पष्टता आपकी ज़िंदगी में रहेगी तो आप अपनी चीज़ को, जैसे आपको सुबह उठना है तो आपको पता है कि मुझे उठ के ये पढ़ाई करनी है या मुझे वहाँ जाना है, ये काम करना है, पहले से लिस्ट रेडी हो, तो फिर आपका क्या है, फोकस एकदम क्लियर है कि करना क्या है। आपने उठाई बुक, स्टार्ट किया, पढ़ना शुरू कर दिया। अब आपके माइंड में कोई फालतू के थॉट्स नहीं आए क्योंकि आपके माइंड में क्लैरिटी है। तो अगर आपको मोटिवेशन लेना है किसी चीज़ से, तो किसी भी ऑफिसर की फ़ोटो लगाने से या भारत का अशोक चक्र लगाने से या IAS ऑफिसर की फ़ोटो, IPS की वर्दी या ये सारी चीज़ें लगाने से आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। वो एक रियल मोटिवेशन का तरीका नहीं है, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे अपने गोल के प्रति, तब तक चीज़ें कभी भी किसी के लिए इस दुनिया में आसान नहीं हुई हैं। तो इसलिए क्लैरिटी शब्द लिख करके बड़ा बड़ा पेपर पे लिख के चिपका लो और एक तरफ कन्फ्यूजन, उसको क्रॉस कर दो कि कन्फ्यूज नहीं होना है। आई ऑलवेज नीड टू बी एक्सट्रीमली क्लियर इन माई लाइफ इन व्हाट टू डू। क्या करना है उसके लिए आपको बहुत क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। तो ये मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ, जिससे कभी कभी बच्चे मेरे बहुत मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, सर क्या करें, सब कुछ कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, बट अंदर से बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। इसलिए एक दिन का टारगेट सेट करो, बस उसी को कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट डे का ये आदत डालो आप, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब क्या है, वेयर डिड पीपल लिव। तो इसको क्या पढ़ेंगे, वेयर नहीं, वेयर, ऐसे बस ये। अब ये क्यों बता रहा हूँ कैसे रीड करना है, क्योंकि जब आप RC रीड करोगे या आप एथिक्स में केस स्टडीज़ को रीड करोगे तो आप जैसा मुंह से बोलते हो वही तो आप अंदर अंदर भी उसी चीज़ का उच्चारण वैसे ही करते हो ना। आप इस चीज़ को ट्राई करके देखना। तो जब आप सही उच्चारण को, देखो वेयर बोलेंगे, अगर ऐसे लिखा जाएगा वेयर, ये थोड़ा सा इसकी तुलना में लंबा शब्द है तो थोड़ा सा समय ज़्यादा। तो यही जो 0.11 सेकेंड का जो समय लगता है ना, वो अल्टीमेटली पूरा पैराग्राफ पढ़ने में आपको सपोज करो 5 सेकेंड ज़्यादा लग गए, और किसी को यही तरीका सही आता है, उसको 5 सेकेंड कम लगे। तो इस तरीके से उसने एक क्वेश्चन का आंसर आपसे 5 सेकेंड पहले दे दिया,
ठीक है। फिर क्या होगा, वो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेगा तो फिर वो 5 सेकंड पहले अगर मान लो दे दिया, तो इस तरीके से टोटल आप 2 से 3 मिनट पीछे रह जाएंगे और 2 से 3 मिनट में आपके कम से कम 2-3 क्वेश्चन छूट सकते हैं। तो हर चीज़ को बहुत कैलकुलेट करके पढ़ना है। इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाई और ये सब तो ज़रूरी है, इसके साथ साथ तरीका, जो अप्रोच होता है किसी चीज़ को करने का, जो प्रक्रिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप देखो, वेयर डिड पीपल लिव, क्वेश्चन मार्क लगाए, इसका मतलब लोग कहाँ रहे। इसका मतलब आपको पता है लोग, इसका मतलब है रहना, ठीक है। डिड ये सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है बस पास्ट के लिए, कि जो आपको जब भी कहीं मिले तो समझ लो कि पास्ट के बारे में बात बताई जा रही। और वेयर मीन्स कहाँ, है ना। तो लोग कहाँ रहे, बस रहते हैं, रहते थे, ये सब मतलब नहीं होगा। जब भी डिड लगाओ तो था, थी, थे, ऐसा कुछ नहीं आएगा, बस लोग कहाँ रहे। तो अब आप बोलने के सेंस से ही समझ जाइए कि बात पास्ट की हो रही है, वो लोग कहाँ रहे, है ना। तो एक वर्ड जिसे मैं बताता हूँ ना, हर बार बताता हूँ मैं, सेंस डेवलप करो, समझदारी जिसको बोलते हैं, कि समझ जाओ पढ़ने से क्या है। बस इसी पे आपके लिए इतनी इजी हो जाएगी इंग्लिश। मतलब जैसा लोग बोलते हैं ना, मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा, बहुत इजी है, मैं वो नहीं कह रहा हूं, बट मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके से पढ़ोगे ना, आपको तो फील होगा, तुरंत इमीडिएटली आपको फील होगा, क्योंकि आपके माइंड पे स्ट्रेस आएगा नहीं। आप जैसे इसको रीड करोगे, आपको बता दिया डिड लगा, मतलब पास्ट में कोई चीज हो चुकी है बस, तो उसमें था, थी, थे नहीं लगाना कि पूरा सेंटेंस बैठाना, बस हमें सेंस लेना कि बात पास्ट की हो रही है। फिर आप रीड करके देखो, कुछ भी आप रीड करके देखो, आपको तुरंत समझ में आएगा, ठीक है। तो ये चीज फॉलो करो, आप सेंस डेवलप करो। अब लोग यहाँ लिखा है, फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। अब जैसे फाइंड मतलब है, तो पहले भी मैं इसका मीनिंग तो आपको आराम से बता चुका हूं यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब आप खुद से देखो, रिवाइज करो, है ना। फाइंड का मतलब क्या होता है, सर्च करना या पता लगाना, है ना। ये सारी चीजें हिंदी में होती है ना। टू फाइंड आउट भी लिख सकते हैं, है ना। तो फाइंड लिखो, सर्च लिखो, पता लगाना लिखो, है ना, कुछ भी लिखो, तो उसका सबका मतलब लगभग एक ही आता है। तो इसीलिए देखो ऊपर भी जो यूज हुआ, तो वही वर्ड्स बार बार यहाँ यूज होंगे, तो आपको ज्यादा वोकैबुलरी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार बस जो बताया जा रहा है उसको बस अच्छे से याद करते रहो। इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ज्यादा समझा रहा हूं कि पढ़ना कैसे है ना, ठीक है। अब देखिए, फाइंड द रिवर नर्मदा। अब ऊपर बताया था, रिवर जब भी आएगा तो उससे पहले देखो इंग्लिश में लिखते कैसे हैं, जैसे कोई भी रिवर लिखना हो, ठीक है, तो नर्मदा लिखा है, उससे पहले आपको रिवर लिखना है और रिवर से पहले द लगाना है। इतना तो आपको करना ही है, ऐसे द रिवर, और उसके बाद कोई भी रिवर, आपकी पूरे वर्ल्ड में जितनी भी रिवर्स हैं सबका नाम लिखना हो तो ऐसे ही लिखेंगे, जैसे ये लिखने का सही तरीका है इंग्लिश में, ठीक है। द रिवर नर्मदा, द रिवर गंगा, द रिवर यमुना, है ना। कुछ भी कोई भी रिवर तो ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले द, फिर रिवर, उसके बाद ये, ठीक। तो फाइंड मतलब खोजो, द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1। अब ऑन मैप 1, अभी मैप नीचे आएगा, ऑन मैप 1, और वो मैप है किस पे, पेज 2 पे है, ठीक है। तो उसमें आपको रिवर नर्मदा, चलो खोज के देखते हैं कि कहाँ है, ठीक है। ये जैसे मैप आ गया आपके सामने, अब देखो इसमें रिवर नर्मदा कहाँ है, ये है रिवर नर्मदा, क्या है, ये देखो। अब जब आपने यहाँ देखा ना, तो आप सोचना है कि ये रिवर नर्मदा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, या ये गुजरात का जो ये रीजन है इसमें है, या ये महाराष्ट्र वाला जो रीजन है इसमें है, या इधर आंध्रा वाले रीजन में है, या इधर तमिलनाडु या केरला या गोवा, कहाँ है। तो ये चीज़ आप सोच के देखो कहाँ है, कि मध्य प्रदेश में है कि कहाँ है। तो ऐसे जब आप रीड करोगे ना, तो आपको आइडिया लगता जाएगा कि अच्छा हाँ, रिवर नर्मदा मतलब सेंट्रल इंडिया में कहीं है। अब उसके ऊपर देखो विंध्यास लिखा है, विंध्या माउंटेन होते हैं ना, विंध्यास, तो उनको विंध्यास बोलते हैं। सोन रिवर है यहाँ पे, महानदी है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, चंबल, गंगा, यमुना, ऐसे करके सतपुरा, यहाँ पे ताप्ती, गोदावरी, ठीक है, कृष्णा, यहाँ पे तुंगभद्रा, यहाँ पे पेरिया का। तो इनको सबको देखते रहो आप एक बार, तो आपको इससे बहुत क्लैरिटी रहेगी। क्वेश्चंस मैपिंग वाले भी आते कभी कभी, ठीक है। तो अब जब आप इसको रीड करोगे, तो फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप। अब इस चीज को मैंने आपको ऐसे इसलिए समझा दिया कि अब आप जब भी इस तरीके से बुक में कहीं भी लिखा हो, तो आपको समझ में आ जाए कि हाँ, उस पेज नंबर भी दिया होगा वहां पे, और कौन से मैप में, मैप 1 है या मैप 2 है। मतलब अगर एक ही चैप्टर में 5-6 मैप है, तो यहाँ पे लिखा होगा मैप 6, तो वहां पर जाकर के आप उस पर्टिकुलर चीज को सर्च कर सकते हैं। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे क्या है, पीपल। अब पीपल मतलब होता है लोग। People have lived along the banks of this river for several 100,000 years. ऐसे पढ़ना है आपको। People have lived along the banks of this river for several 100,000 years. ऐसे करके आपको रीड करना होता है, ठीक है। अब इसको समझने के, देखो जब भी ग्रामर की बात आती है तो ये हैव, जैसे किसी बच्चे ने देखा कि हैव लगा तो उसको लगता है ये ग्रामर है ना। और ठीक है, लगना भी चाहिए। तो यहीं पे वो सोचता है कि जब तक ये हैव, हैज, हैड, हैव से आ ना जाए में, तब तक हमें इंग्लिश नहीं आ सकती। बट अभी मैं आपको बताता हूं तरीका कैसे, कि जहां पर भी हैव आएगा आप चीजों को यहीं से समझ जाओगे बिना ग्रामर पढ़े। अब कैसे समझें, देखो
हैव लिखा है, इसके बाद आप देखो जो भी वर्ब आएगी, जैसे लिव होता है तो लिव मतलब रहना, तो जो भी वर्ब आएगी उसमें 99% केसेस में ईडी जरूर लगा होगा, मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है हमेशा, ठीक। तो पीपल हैव लिव्ड, अब हैव लिव्ड का मतलब क्या है, अब जैसे यहां पे हैव तो रह चुके हैं, इसको आप हिंदी में लिख लो, रह चुके हैं हिंदी, और इसका इंग्लिश क्या है, हैव। तो इसको वर्ड मीनिंग की तरह याद करो। अब आप जब भी इंग्लिश को रीड करोगे ना तो ग्रामर मत सोचो कि ये ग्रामर है, आप सोचो ये वर्ड है। जैसे यहाँ पे लिखा है सम, सम माने होता है कुछ, है ना। स्किल्ड मतलब होता है कुछ उनके अंदर कोई तरीके की स्किल हो, कुशलता हो, कोई काम करने की प्रवीणता हो, ठीक है ना। हु मतलब कौन, पीपल मीन्स लोग, दैट मतलब ये, जो भी वेल्थ मतलब क्या है, धन संपदा, प्लांट्स मीन्स वनस्पति, जैसे ये सारे वर्ड्स है ना। तो आप सोचो कि हैव और उसके बाद जो भी ये वर्ड आएगा ना, तो ये समझो एक वर्ड है। तो हैव लिव्ड मतलब रह चुके हैं, रह चुके हैं, ये इसका मतलब। तो अब इसको जब भी पढ़ोगे आगे ना तो हैव में आपको दिक्कत नहीं आएगी, उसके आगे जो वर्ब लिखी होगी सिर्फ उसका मीनिंग अगर आपको पता है तो आप समझ जाओगे कि ये काम हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से समझो आप, क्योंकि अभी ऐसे मान लो आपको मैं अलग से ग्रामर पढ़ाऊं, जो आपका इंग्लिश स्पीकिंग वाला कोर्स है ना, इंग्लिश स्पीकिंग एंड इंग्लिश राइटिंग वाला, उसमें मैं जिस तरीके से आपको समझाता हूं ना वही सही तरीका है। अब आपको अभी कुछ दिन में लगने लगेगा एक ही दो क्लास में कि हाँ वही सही तरीका है, क्योंकि अभी सोचो मैं आपको समझाऊं कि सब्जेक्ट फिर प्लस वर्ब, है ना, फिर वर्ब की, अब उसमें वर्ब भी बताऊं कि पहले हेल्पिंग वर्ब, है ना, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, है ना, फिर अदर वर्ड्स, है ना, फिर उसके बाद अदर वाला। तो अब बताओ आप इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, मेन, इसी सब में कंफ्यूज होगे। बट इसमें क्या है, आपने मेन चीज समझी और आप आगे बढ़े, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्या है कि फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज 2, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स, बैंक्स मतलब होता है किनारा। तो ये जैसे रिवर है ऐसे करके, ये किनारा हो गया इसका, ये इसका किनारा हो गया, है ना। सो पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप पढ़ोगे तो बैंक्स मतलब हो गया किनारा, ये किनारा। अब इस किनारे के आसपास जो जंगल वंगल होंगे ना उसी के आसपास होगा, क्योंकि वाटर तो बेसिक नीड है ना इंसान की, बिना वाटर के तो इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता है। खाने पीने के बिना तो भी कुछ दिन रह सकता है, बट विदाउट वाटर अ मैन कैन नॉट सर्वाइव, ह्यूमैनिटी कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। तो पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। अब सेवरल 100, तो सेवरल मतलब होता है कई, है ना। सेवरल 100 मतलब होता है 100, 1000 मतलब होता है 1000, है ना। अब 1000 में 2 जीरो और जोड़ दो, कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5, 1 लाख। तो मतलब लगभग हजारों साल या लाखों साल पहले, क्योंकि ये सब चीजों को ना आपको कहीं लिखना नहीं कि सेवरल 100,000 ईयर्स, तो कई सौ हजार साल, कई सौ हजार साल, तो मतलब लाखों में चला गया है ना। तो कई सौ हजार साल तक लोग जो है, ये जो नर्मदा रिवर थी इसके जो किनारे थे, अलोंग, अलोंग मतलब साइड बाय साइड, इसी के किनारे, अलोंग मतलब किनारे, अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। तो लोग रह चुके हैं यहाँ पे, इस तरीके से आपको समझना है, ठीक है। तो मीडियम चेंज करना इतना भी टफ नहीं है, बस ये कि सही से अप्रोच से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तभी आप चीजों को सीख पाएंगे, ठीक है। फिर क्या है, सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु हैव लिव्ड हियर वर स्किल्ड गैदरर। अब सम ऑफ द अर्लीस्ट, अब अर्लीस्ट मैंने बताया था ना आपको, एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो किसी ने बोला कि मैं अर्ली 5 o'clock पे उठता हूं। अब कोई बोलते मैं अर्लीस्ट मॉर्निंग में उठता हूं, तो अर्लीस्ट मॉर्निंग हो जाएगी 3 o'clock, ठीक है। तो इसका मतलब होता है पहले, अर्ली मतलब मान लो जल्दी या मतलब पहले, लेकिन अर्लीस्ट का मतलब होता है सबसे पहले, मतलब सुबह जितने बजे तो उसी क्षण में उठ जाता हूं, तो अर्लीस्ट हो गया। तो सम ऑफ द अर्लीस्ट, तो मतलब जो इंसान इस दुनिया में रहेंगे उनमें से सबसे पहले वाले जो इंसान रहेंगे उनमें से कुछ, तो सबसे पहले इंसानों में जो लोग थे उनमें से कुछ जो लोग थे। अब हु मतलब क्या है, जो who lived here, जो रहे, तो lived मतलब हो गया रहे। who lived here मतलब कहाँ, इसी नर्मदा नदी के किनारों पे रहे, है ना। वर मतलब हो गया थे, क्योंकि एक से ज्यादा लोगों के बाद, क्योंकि ये जो पीपल वर्ड है ये प्लूरल है, एक से ज्यादा लोगों की जब बात की तो पीपल लिखा जाता है ना। वर स्किल्ड गैदरर, वो लोग क्या थे, स्किल्ड गैदरर। अब स्किल्ड गैदरर जो एक वर्ड है ना, इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं कुशल खाद्य संग्राहक, ऐसे करके बोल सकते हैं, क्योंकि गैदर मतलब होता है इकट्ठा करना, और ER जब लग जाता है किसी चीज में तो वो हो जाता है पर्सन की, इकट्ठा करने वाला, ठीक है। तो वर्ड्स को जब आप इस तरह समझ जाएंगे, यही वर्ड आपको 1000 बार यूज होगा इसी बुक में, ठीक है। फिर स्किल्ड मतलब उनके अंदर कोई ना कोई अच्छी मतलब एक स्किल रही होगी, कुशलता रही होगी, कला रही होगी, ठीक है। अब एस लगा है तो मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है, ठीक है। दैट इज, अब इसका दैट इज का मतलब क्या होता है, जो कि अब मतलब कैसे समझेंगे कि स्किल्ड गैदरर के बाद जब ऐसे लिखा हो, कोई भी यहां पे वर्ड लिखा हो, फिर ऐसे डैश हो और उसके बाद दैट इज लिखा हो, इसका मतलब होता है कि इसी चीज के बारे में आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो दैट इज मतलब जो कि पीपल हु गैदर्ड देयर फूड। अब ये इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि स्किल्ड गैदरर्स जो लोग थे वो कौन थे, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं हु इज विराट कोहली, तो आप ये बताओगे ना, इज एन इंडियन क्रिकेटर, है ना, राइट हैंडेड बैट्समैन, यही उनकी डेफिनेशन होगी ना।
तो यहां बताया जा रहा है स्किल्ड गैदरर जो लोग होते हैं ना, वो लोग होते कौन थे, वो लोग वो हैं पीपल हु मतलब जो, गैदर मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा किया, गैदर्ड देयर फूड, देयर मतलब उनका, मतलब अपने लिए जो फूड उन्होंने इकट्ठा करते थे जो लोग, उनको हम बोलते हैं स्किल्ड गैदरर, राइट। सो दिस इज हाउ यू शुड स्टडी। अब क्या है कि दे न्यू, अब न्यू क्या है, ये हमारी पास्ट फॉर्म है, तो न्यू मतलब जानते थे, तो दे न्यू, दे मतलब वे। अब यहां पे दे किसके लगा, पीपल के लिए लगा है, ठीक है। चाहे यहां पे दे की जगह पीपल भी लिख दो तो भी चलेगा, बट जब एक बार कुछ चीज दी जाती है तो फिर इंग्लिश में क्या होता है, उसके बाद प्रोनाउन यूज किए जाते हैं, तो ये दे एक तरह का प्रोनाउन है, बस इतना समझो आप, ठीक है। बट हिंदी में इसका मतलब वे, तो वे जानते थे, क्या जानते थे, दे न्यू अबाउट दी वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स। अबाउट मतलब होता है के बारे में, वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स मतलब जैसे अब ये जंगल है तो वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स, जैसे मान लो वनस्पतियां हैं, यहाँ पे कई तरीके के बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, कई सारी जड़ी बूटियां हैं, कुछ भी बहुत सारी चीजें, तो वास्ट मतलब बहुत ज्यादा। और यहाँ पे क्या, धन संपदा, तो यहाँ पे धन संपदा पैसे वाली नहीं है, वनस्पतिक जो धन संपदा है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं, ठीक है, संपदा। प्लांट्स मतलब होता है वनस्पतियां, ठीक है। इन दी सराउंडिंग फॉरेस्ट, अब जो ये नर्मदा रिवर है बेसिकली ऐसे, इसके सराउंडिंग मतलब इसके आसपास के एरिया में जो भी यहाँ पर वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स थी उसके बारे में वो जानते थे, ठीक है, ये लिखा है। एंड कलेक्टेड रूट्स, तो जब जानते थे तो कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, रूट्स मतलब जैसे मान लो बीट रूट हो गया, शलजम हो गया, चुकंदर हो गया, ये सारी चीजें होती थी ना, या मतलब कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, जो भी उस टाइम पे होता रहा हो, इस तरीके की जो भी रूट्स थी उनको इकट्ठा किया, फ्रूट्स जो होते थे उनको इकट्ठा किया। एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अब फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब क्या है कि जंगल में जो भी उत्पन्न होता था फॉर देयर फूड, तो ये सारी चीजों को अपने खाने के लिए, फॉर देयर फूड, तो देयर मतलब अपना, मतलब उनके जो लोग थे उनके लिए, अपने खुद के लिए उन लोगों ने उन सारी चीजों को इकट्ठा किया एज अ फूड, ठीक है ना। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, अब दे मतलब यहां पे फिर देखो दे यूज हुआ, यहां पर भी दे यूज हुआ है ना, तो दे का मतलब है बेसिकली वे, और चाहे पीपल लिखो तो पीपल ऑल्सो हंटेड एनिमल, वो भी सही रहेगा। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, राइट। सो दे ऑल्सो हंटेड एनिमल, उन्होंने जानवरों का शिकार भी किया, तो ऑल्सो मीन्स भी, है ना, और शिकार किया किसका, एनिमल्स का, जानवरों का शिकार भी किया। तो इस तरीके से अगर आप अपने मीडियम को चेंज करना चाहते हैं, सो देयर इज अ नंबर 7080507433, है ना, और एक फुल कोर्स भी है इसके ऊपर, जिसके बारे में आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और अपने मीडियम को चेंज कर सकते हो, हिंदी से इंग्लिश मीडियम में फुल फाउंडेशन कोर्स है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, ऑलराइट।